हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। दोस्तों, पिछले 2 दिन से आप लगातार इस चैनल पर न्यू लॉ पर वीडियो देख रहे हैं। अब न्यू लॉ जाने से बहुत सारी कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में है, और ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके ऊपर जो केस दर्ज हो वो न्यू लॉ में हो जाए। और न्यू लॉ में होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको परेशानी तो होगी, क्योंकि अभी तो क्या है कि रटे रटाए सेक्शन है, सबको पता है क्या कैसे है। अभी सेक्शंस के नाम चेंज होंगे, इसके साथ साथ कुछ प्रोसीजर भी चेंज होगा, और जो चेंजेज आपकी पुलिस प्रोसीजर में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आए हैं वो भी आपको पता होने बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आपके ऊपर एक एफआईआर कराई गई है और वो एफआईआर नए कानूनों के अंतर्गत दर्ज हुई है, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और कैसे कैसे उन चीज़ों को डील करना है। तो ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है प्रोसीजर पर न्यू लॉज की। न्यू लॉज के बारे में तो मैंने कई वीडियोज में बताया, लेकिन अगर अब आपकी एफआईआर न्यू लॉ में दर्ज हो गई है तो अब आप इसको कैसे डील करें, यह आपको आज के इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे स्टेप्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत ही सावधानी और स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को आपको देखना है। तो न्यू लॉ में एफआईआर दर्ज होने पर क्या करें, इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। जब आपको ये पता चले कि आपकी एक एफआईआर दर्ज हुई है आपके अगेंस्ट या आपके परिवार वालों के अगेंस्ट, तो सबसे पहले आप इस एफआईआर की कॉपी को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि एफआईआर की कॉपी पहले भी आपने देखा होगा ऑनलाइन आ जाती थी, और अभी तो ये कंपलसरी कर दिया गया है कि एफआईआर जो बाकी के रिकॉर्ड्स होंगे वो डिजिटलाइज होंगे। तो आपको बहुत ही इजीली आपकी स्टेट की जो साइट होगी वहां पे जा करके अपना डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करके वो एफआईआर की एक पीडीएफ कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब पीडीएफ कॉपी डाउनलोड होने के बाद एकदम से जल्दबाजी ना करें, पहले आप एफआईआर को पढ़ें। एक आम आदमी क्या गलती करता है, एफआईआर को पढ़ता है, उसके अंदर उसके जो एलिगेशन होते हैं वो उसका जस्टिफिकेशन बनाने में लग जाता है, या फिर एकदम से घबरा करके कोई स्टेप ले लेता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। एफआईआर की आपको स्टडी करनी है और दिमाग को अपने ठंडा रखना है, यानी आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना। एक्शन लेने से पहले आपको रिसर्च करनी है, गाइडेंस लेनी है। आप सेकंड थर्ड ओपिनियन लेना चाहो पहले लेनी है, बाद में एक्शन लेना है। हमें अधिकतर जो कॉल रिसीव होते हैं वो इस तरह के होते हैं जहाँ पे एक्शन पहले ले लिया जाता है और गाइडेंस बाद में ली जा रही होती है। तो डेफिनेटली फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो गलत हो गया सो हो गया। अभी रिसेंटली कल और परसों में मेरे पास ऐसे मामला है जिनमें इसी तरह की चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, पहले आपको रिसर्च करनी है। जितनी गाइडेंस लेना चाहो, जितनी स्टडी करना चाहो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 दिन में आराम से आप अपना इसको स्टडी कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट, आम आदमी ये भी करता है कि जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगे होते हैं वो सारी की सारी कहानी बना देता है और जाकर के पुलिस में दे आता है। और फिर बाद में जब डीवी का केस फाइल होता है या कोई और केस फाइल होता है और फिर सजेशन लिया जाता है कि सर मुझे इसमें डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करनी है या डिसमिसल फाइल करना है या क्वेश्चन फाइल करनी है, और अगर हमें वहां पे वर्जन अपने हिसाब से बनाना है तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो कहानी उसके साथ घटित हुई है वो ऑलरेडी वहां पे दे चुका है, जिसमें लीगल ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया था। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको पूरी कहानी ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मम्मी को ये बोला, पापा को ये बोला, नहीं देना है। यानी पुलिस में आपको पूरी कहानी नहीं देनी है। आपको पहले ये ध्यान रखना है कि पुलिस को आप जो भी बताएं वो शॉर्ट में बताएं, केवल जो एलिगेशन है उनको डिनाई करना है। सामान का अगर आपके ऊपर आरोप है तो ये बताना है कि सामान सारा वो अपने साथ लेकर के जा चुकी है। यानी बहुत ही शॉर्ट में 2-4 लाइनों में आपके बयान होने चाहिए, और वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन के अंतर्गत ही आप उन बयानों को लिखवाएं। चाहे भले ही 4-5 लाइन हो, फिर भी एक पर्टिकुलर ओपिनियन लेकर पहले वो बयान लिखवाएं, उसके बाद जाकर के वो बयान आपको पुलिस को देने हैं या वो समरी आपको किसी हायर ऑफिशियल को देनी है। अगला चौथा पॉइंट है अनावश्यक स्टेप बिल्कुल ना लें। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल डाल देता है, फाइल कर देता है, और उसके एफआईआर में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि उसे एंटीसिपेटरी की नीड थी। कल मेरे पास एक अनोखा मामला आया, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक मामला था हैदराबाद का। उस मामले के अंदर एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल की गई जो कि डिसमिस हो गई, जबकि इससे पहले जब भी उन्होंने मुझसे ओपिनियन ली, मैंने उन्हें यही कहा कि आपकी एफआईआर इतनी सिंपल है कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल की नीड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दी, और एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट करने का जो रीजन कोर्ट ने बताया वो सिंपल ये बताया कि भैया जो ये अपराध है ये ऐसा अपराध है, इसके अंतर्गत आपको 41A का नोटिस सर्व किया जाना था, तो आप यहाँ एंटीसिपेटरी बेल में क्यों आ गए, और एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया। यानी आपने अपना टाइम भी खराब कर लिया, आपने अपना पैसा भी खराब कर लिया, आपने एक हद तक पुलिस को अपने अगेंस्ट भी कर लिया, और अगर अब आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बेवजह की चीजें मत कीजिए, बिना सोचे समझे एंटीसिपेटरी बेल में या स्टे में या क्वेश्चन में आपको नहीं जाना है, जब तक कि आप बिल्कुल नतीजे पे ना पहुंच जाए कि आपको इसे कैसे डील करना है और आपकी एफआईआर में इन सब चीजों की जरूरत है भी या नहीं। पॉइंट नंबर 5 आपको ध्यान रखना है कि अब जो नए कानून आ रहे हैं यहाँ पर आपको आईओ को अवॉइड नहीं करना है। वैसे तो हम पुराने कानून जब थे वहां पे भी हम लोगों को यही समझाते थे कि अपने आईओ को अवॉइड मत करो,
लेकिन ना जाने लोग क्यों ऐसा करते हैं, उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे, भागेंगे उससे बात नहीं करेंगे, या फिर किसी तीसरे चौथे आदमी को आईओ के पास भेजेंगे बात करने। अरे केस आपका डायरेक्ट जाके क्यों नहीं मिलते हैं उससे? या तो आपकी एफआईआर में ऐसा कोई बिंदु हो, एफआईआर आपकी कोई इतनी बड़ी धारा में दर्ज हो जिसमें यह है कि आपकी अरेस्टिंग हो सकती है। मैट्रिमोनियल एफआईआर में आप नहीं मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा? जब कोई तीसरा चौथा आदमी वहां पे जाता है तो आईओ कभी भी खुल के बात नहीं करता। उसका भी यही होता है कि जो हस्बैंड है, पति है, वो खुद सामने से आए। इसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं, बट आपको जाना चाहिए, आईओ को कभी भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। आईओ से ही आपको रिलीफ मिलेगा। जो भी रिलीफ आपको दे सकता है वो आईओ ही दे सकता है और कोई नहीं। अगला छठा पॉइंट ये है कि यदि आप अपने रिटर्न समरी आईओ को देना चाहते हैं, या कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस हो सकते हैं, वैसे ज़्यादा एविडेंस तो देने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस है जैसे लोकेशन वगैरह से रिलेटेड, तो वो आप आईओ को देना चाहते हैं, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप आईओ को देना चाहते हैं वो उसकी ईमेल पर भेजिए, थाने की ईमेल पर भेजिए, एसएचओ साहब की ईमेल पे भेजिए, एसएसपी साहब की ईमेल पे भेजिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू ही आपको ये सारे दस्तावेज वहाँ पहुँचाने हैं। अभी पॉइंट नंबर 7, कई बार ऐसे होता है कि आईओ जब आपको बुलाता है, आपके बयान लेता है, लेकिन उन बयानों पर आपके साइन नहीं करवाता। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप थाने में जाके कोई रिटर्न बयान दे करके आ रहे हैं या लिख के दे रहे हैं तो उस पर अपने साइन अवश्य करें। पॉइंट नंबर 8 की प्रक्रिया से बिल्कुल भागे नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं साल साल निकाल देते हैं, आईओ से जाके मिलते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। प्रक्रिया से भागना सॉल्यूशन नहीं है, प्रक्रिया को फेस करना सॉल्यूशन है। और पॉइंट नंबर 9, इसमें यह ध्यान रखें कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, आप आईओ से मिले हैं, आपकी सारी बातचीत हो चुकी है, आपने प्रोसेस को फॉलो किया है, आपने स्टेटमेंट दी है, आपने सब कुछ किया है। अब आपको खुद आईओ से अपडेट लेना है कि भाई इसमें क्या हो रहा है। और वैसे भी अभी जो नया कानून है उसके अंतर्गत यह है कि 90 डेज के अंदर अंदर आईओ को चार्जशीट फाइल करनी होगी। तो आप आईओ से अपडेट मांग सकते हैं कि उसने आपकी चार्जशीट फाइल करी है या नहीं करी है। इसके अलावा आप आरटीआई लगा के भी इस बात की सूचना मांग सकते हैं। और आखिरी पॉइंट नंबर 10, डरे बिल्कुल भी नहीं। प्रक्रिया से डरना बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली अगर कोई मैट्रिमोनियल विवाद है तो बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत देखा ही जाता है कि मैक्सिमम एफआईआर के अंदर झूठे तथ्य लिखे होते हैं और झूठे तथ्यों से आपका कुछ बिगड़ने वाला होता नहीं है। केवल डर करके गलत स्टेप लेकर के आप अपना नुकसान करते हो। यदि आप डरेंगे नहीं, गलत स्टेप भी नहीं उठेंगे, और गलत स्टेप नहीं उठेंगे आप फंसेंगे भी नहीं, चीज़ें बहुत ही स्मूथली डील हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।